हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। और अभी भी 5.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स उसमें बचे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। तो बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग पहले वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास के अंदर एग्जाम्पल्स करे हैं उसके बाद उसकी। तो शुरू करते हैं आज कुछ और एग्जाम्पल्स, ठीक है? चलिए। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल था वो है एग्जाम्पल नंबर 7। सबसे पहले रीड आउट करते हैं कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ओके, ये कह रहा है कि कितने टू डिजिट नंबर डिविजिबल होते हैं 3 से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? अ, देखिए, 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर यानी कि 3 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं। ये चीज क्लियर है? यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये सभी जो नंबर्स हैं, जो भी हम लोग 3 की टेबल में देखते हैं या उससे आगे जो चलते जाते हैं विच इज डिविजिबल बाय 3, है ना, ये ऑल जितने भी नंबर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ ये सभी नंबर्स 3 से डिविजिबल होते हैं। ये चीज क्लियर है? अब हमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर। यहाँ पे हमें सिर्फ कितने देखना है? जो टू डिजिट नंबर है, यानी कि ये वाले जो नंबर है ये तो स्किप हो जाएंगे, इनको करेंगे स्किप। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 12 से, यानी कि 12, 15, 18 एंड सो ऑन। यहाँ तक कि जितनी भी नंबर्स हैं वो सभी 3 से डिविजिबल होंगे। और अगर लास्ट में देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर है वो कौन सा है? सोचिए। सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर होता है 99, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आता है 100 और 100 जो है वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर जो होता है हमारा वो होता है 99। तो क्या 99 3 से डिविजिबल होता है? होता है। तो जो हमारा लास्ट नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 99। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें एक एपी देखने को मिल रही है, और वो एपी क्या बन रही है? 12, 15, 18 एंड सो ऑन अप टू 99। यहाँ पर हमें एक एपी देखने को मिली। अब ये एपी तो है ना, क्योंकि ये सब 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 3। इधर भी 3 और आगे और जो डिजिट्स मिलेगी उनमें भी 3 3 गैप देखने को मिलेगा, है ना। ये चीज क्लियर है? इसका मतलब ये किसी फिक्स नंबर के साथ में सक्सेसिव सीरीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। दैट्स मीन यहाँ पे हमें एक एपी देखने को मिल चुकी है, और वो एपी है ये 12, 15, 18 और 99। और इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ टू डिजिट नंबर लेने हैं, ना तो वन वाला डिजिट नंबर और ना टू डिजिट से ज्यादा वाले। ओके, तो अभी कह रहा है हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, यानी कि कितने कितने टू डिजिट नंबर हो सकते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तो 99 तक, यानी कि 99 इज द एंड नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा। टू डिजिट नंबर 99 ऐसा टू डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में ऐसा कोई भी टू डिजिट नंबर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया हमारा लास्ट टर्म, ये हो गया हमारा ए एन। और ये जो है इसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या है? ए, A1, या फिर इसे हम ए भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अब हमें चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस हमें पता चल चुका है। डिफरेंस होगा हमारा ये, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो यहाँ पे शो कर देते हैं डिफरेंस निकाल के किस तरीके से। डिफरेंस हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 15 माइनस 12, तो हमें कितना मिलेगा? 3। तो हमें जो D मिला है वो मिल गया 3। A क्या है? 12, और ए एन हमें पता है, यानी कि जो हमारा nth नंबर है वो होगा हमारा 99। अब हमें ये जो ए एन है, ये जो एन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि कितने नंबर्स तक, यानी ओवरऑल कितने टू डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा। तो एन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं?
कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं, तो अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से वो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे और सॉल्व किए भी होंगे खुद ने। तो हम लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है। कौन सा फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या ये फॉर्मूला हमें पता है? तो हम लोग ए एन के बारे में जानते हैं, ए के बारे में जानते हैं, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी के बारे में हमें पता है। ओके, तो पुट करते हैं वैल्यूज। ए एन की वैल्यू हो जाएगी 99, ए की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है -1 और डी है हमारा 3। तो 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3। ओके, ये हो जाएगा 99 इज इक्वल्स टू 12 में से 3 माइनस होंगे तो बचेगा 9 प्लस 3n। आप क्या करेंगे, 9 को ले जाएंगे इक्वल्स के इधर, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3n 90। तो यहाँ से हमें n की जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 30। ठीक है, यानी कि n इक्वल्स टू 30। 30 ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि 3 से डिवाइड होंगे, क्योंकि जो 99 है वो हमारा आएगा 30th नंबर पे। ठीक है, और 30 ऐसे डिवाइड ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? देख लीजिए ढंग से किस तरीके से फाइंड आउट किया है। ये हमें नहीं लेना है क्योंकि ये सब 1 डिजिट नंबर है, हमें 2 डिजिट नंबर से स्टार्टिंग करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से लिया है। ओके, देखिए ट्वेल्व 15 18 अप टू 99, ये हमारा एपी बना। एपी बना है तो हमें डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई और साथ में ए एन यानी हमारा जो लास्ट नंबर है उसकी वैल्यू पता चल गई। और जब हमें हमारे लास्ट नंबर की वैल्यू पता है तो हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इजीली एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है, चले आगे। होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हमने एपी का फॉर्मेशन किया वो चीज़ क्लियर होगी। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ओके टुवर्ड द फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक जाते हुए यहाँ से इधर लास्ट टर्म से जो 11th टर्म आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द एपी। ओके, तो हमें एपी क्या गिवन है? हमारे पास जो एपी है वो है 10 7 4 अप टू -62। अभी कह रहा है कि जो लास्ट टर्म है यानी कि ये किसी नंबर पर आ रही होगी ये टर्म, है ना, तो इस वाली टर्म से फर्स्ट वाली टर्म की तरफ जाते हुए यानी कि इस तरफ जाते हुए हम लोगों को कोई 11 टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि इधर को ही जाकर बीच में 11 टर्म आएगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? लास्ट वाली टर्म से स्टार्टिंग की तरफ आते हुए जो बीच में 11 टर्म आएगी, यानी लास्ट वाले की गिनती से 11 टर्म, स्टार्टिंग से 11 टर्म नहीं, लास्ट वाले से 11 टर्म जो आएगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, सोचिए। अब 11 टर्म तो उसने कहा क्वेश्चन में हमें कि 11 टर्म फाइंड आउट करनी है, बट अभी तो हमें ये नहीं पता कि ये जो टर्म है -62 ये कौन से नंबर पे आ रही है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो हमारी टर्म है यानी जो हमारी -62 जो टर्म है ये कौन से नंबर पर है। ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि ये कौन से नंबर पर है तो हम लोग उससे माइनस करके 11 टर्म निकाल लेंगे और फिर 11 टर्म को फाइंड आउट हम लोग इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज करा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा -62 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एपी है, ये चीज हमें पता है। और एपी है तो और क्या क्या पता है एपी के साथ में हमें, यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ए की वैल्यू हमें पता है। इस साइड जाना है, तो सबसे पहले तो ए एन मानते हैं इसको, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म है और हम लोगों को इसी का जो नंबर है कौन से टर्म पे ये आ रही है एन की वैल्यू उस पर फाइंड आउट करनी है। और ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, और साथ में हम लोग इसमें से डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, तो ये हो गई हमारी A2 और ये हो गई हमारी A3। तो यहां से हमें पता है A की वैल्यू कितनी 10, D की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10, यानी कि कितना मिल रहा है -3। यानी जो हमारा D की वैल्यू है वो हो गई -3। ओके, और साथ में क्या पता है AN की वैल्यू, एन की जो वैल्यू है हमारे पास में वो हो गई -62। ओके, अब क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। ए एन की जगह पे करेंगे -62 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू है हमारा -3। तो ये हो जाएगा -62 इज इक्वल्स टू 10 प्लस, इस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3। ठीक है, -3n और जो ये -1 है ये प्लस का हो जाएगा +3। अब -62 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13 -3n। ओके, और 3n को ले जाते हैं इस साइड और 62 को ले आते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 13 प्लस 62, यानी कि n की जो वैल्यू हमें मिली वो मिली 775/3। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं, कट कर दूं, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, यानी n की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है 25। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो माइनस का 62 हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ये कौन से नंबर की टर्म है, ये है 25th नंबर की टर्म। ओके, ये हो गई हमारी 25th नंबर की टर्म। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा था कि लास्ट वाली टर्म से स्टार्टिंग की तरफ चलते हुए जो 11 टर्म आएगी, लास्ट वाली टर्म से 11 टर्म, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे इसकी पोजीशन पता चल चुकी है कि ये जो है ये 25th नंबर पे आ रहा है। अब इधर चलते चलते मैं 11 तक जाऊंगी तो कहीं पे मुझे बीच में इधर से 11 टर्म मिल जाएगी, है ना भाई। जब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, लास्ट वाली 25th टर्म है, तो अगर मैं लास्ट वाली टर्म से देखूं तो बीच में मुझे कहीं 11 टर्म मिलेगी। तो वो 11 टर्म मुझे किस तरीके से मिलेगी वो देखिए। मैं क्या करती हूँ कि 25th में से ये जो हमारी लास्ट है हम लोगों को 25th मिल रही है, इसमें से क्या करती हूँ मैं कि 10 जो है वो माइनस कर देती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गई हमारी 11 टर्म, यहां जाकर हमें कहीं 11 टर्म मिल रही है, तो ये जो बीच की 10 टर्म्स हमें मिलेगी, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये 11th वाली टर्म
ईजिली फाइंड आउट हो सकती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 11 टर्म फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारी 11th नंबर की टर्म है उसे फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो बीच की 10 टर्म्स हैं उन्हें माइनस करना होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए कि ऐसा मत करना कि 11 ही माइनस कर दिया, 11 माइनस कर दोगे तो 11th वाली जो टर्म है वो भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ जो बीच की टर्म्स है उन्हें माइनस करना है, यानी कि 25 में से अगर मैं 10th माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 15। तो अगर मैं 15th टर्म फाइंड आउट करूंगी तो मैं जो लास्ट वाली से 11 टर्म होगी मुझे वो टर्म मिल जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रही हूं? अगर मैंने 25th में से स्टार्टिंग की लास्ट की 10 टर्म्स को माइनस कर दिया, लास्ट की 10 टर्म्स को माइनस कर दिया, 25th भी उसमें होगा, यानी कि अगर मैंने उसके अंदर लास्ट की 10 टर्म्स को माइनस कर दिया तो मुझे स्टार्टिंग से मिली हुई 15th जो टर्म होगी वही हमारी 11 टर्म होगी, वो मिल जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई कि मैंने क्या बोला? एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ इसको। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कोई मुझे ये कह रहा है कि मुझे लास्ट वाली टर्म से थर्ड नंबर की जो डिजिट है वो निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि लास्ट वाले टर्म्स में से थर्ड नंबर की डिजिट ये वाली डिजिट होगी, तो मैं क्या करूंगी कि लास्ट वाले टर्म्स में से ये दो डिजिट को माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे जो हमारी थर्ड वाली टर्म है वो मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं लास्ट वाली टर्म्स में से 3 की 3 माइनस कर दूं। अगर 3 माइनस कर दिया तो ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, जबकि नहीं, ये वाली डिजिट तो मुझे फाइंड करनी है। इसका मतलब कि मुझे उससे एक पहले तक की डिजिट को माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि अगर लास्ट वाली जो टर्म है वो मेरी 6th टर्म है और उसमें से मैंने 2 टर्म्स को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगी, 4 टर्म। और अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये वाली जो हमारी टर्म है ये 4th टर्म ही बन रही है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये जो हमारी 4th टर्म बनेगी यही हमारी लास्ट वाली से थर्ड टर्म है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से जब मुझे लास्ट वाली टर्म से कोई चीज माइनस करनी है तो मैं उस डिजिट से एक डिजिट कम तक माइनस कर दूंगी। ठीक है, यानी कि अगर मुझे 11 टर्म माइनस करनी है तो मैं 10 तक की जो डिजिट है लास्ट वाली से 10 तक की डिजिट उन्हें माइनस कर दूंगी, तो मेरी जो 11th वाली टर्म है वो मेरे पास बचेगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो 25th हमारी टर्म है उसमें से 25 में से 10 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बचेगा 15। यानी कि मुझे जो निकालनी है वो है स्टार्टिंग से 15 टर्म जो कि हमारी लास्ट से 11 टर्म होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? जिस तरीके से यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म निकालनी थी तो मैंने स्टार्ट लास्ट वाली 2 टर्म्स को माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा 4, तो वो स्टार्टिंग से 4th टर्म होगी जो कि लास्ट से थर्ड टर्म थी। ओके, तो यहां मुझे फाइंड आउट करनी है 15 टर्म, क्योंकि लास्ट से 11 टर्म फाइंड आउट करना या स्टार्टिंग से 15 टर्म फाइंड आउट करना वो सेम बात होगी, वो वही 11 लास्ट वाली जो 11 टर्म होगी वही हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या मैं 15th टर्म जो होगी वो इजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो ए एन हमारे पास कितना है, एपी हमारी यही रहेगी, ए एन है माइनस का 62, ए है, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन हमारे पास में है 15। नहीं, एन जो है ना वो ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पे, क्योंकि वो तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, हम लोगों को 15 टर्म निकालनी है तो हमें ए एन की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, क्योंकि ए एन इस टाइम पर क्या हो गया A15, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए हो गया हमारा 10 प्लस 15 माइनस 1 और डी हो गया हमारा माइनस का 3।
ठीक है, तो A15 जो होगी हमारे पास में वो क्या होगी, 10 प्लस 15 को 3 से इंटू करेंगे तो बचेगा माइनस का 45 प्लस का 3। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग बोर्ड मास पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले करेंगे एडिशन, यानी कि इन दोनों को जो प्लस प्लस के डिजिट है उनको पहले प्लस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 45। तो जो A15 है वो मुझे कितना मिला, माइनस का 32, माइनस का 32, यही मिल रहा है क्या? माइनस का 32, यानी कि जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी, 15th टर्म होगी और लास्ट वाले से 11th टर्म होगी वो होगी माइनस का 32। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ये चीज क्लियर है? इसके लिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने इसको 15 टर्म निकाला है, क्योंकि लास्ट वाले से 11 टर्म निकालो या स्टार्टिंग से 15 टर्म निकालो वो वही टर्म आएगी। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाली टर्म हमारी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देख लीजिए किस तरीके से फाइंड आउट किया है। सबसे पहले हमने ये देखा कि -62 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है, क्योंकि हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि लास्ट वाली टर्म क्या है, तभी तो हम माइनस करा के जैसे भी निकालना है हम लोगों को उस तरीके से 11 टर्म निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को पता चला कि ये जो हमारी टर्म है वो है 25th टर्म। अब जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 25th टर्म से हमें लास्ट वाली टर्म से 11 टर्म की तरफ आना है, तो वो 11 टर्म हमें कौन सी मिलेगी। अब लास्ट वाली टर्म से 11 टर्म की तरफ आएंगे, यानी कि अगर किसी का रैंक यहाँ से 11th बन रहा है तो उसका स्टार्टिंग से भी तो कोई रैंक बन रहा होगा। तो अगर मैं लास्ट के 10 डिजिट्स को उसमें से माइनस कर दूं तो मुझे स्टार्टिंग से 11th जो टर्म होगी लास्ट की, उसमें से अगर मैं लास्ट के 10 डिजिट को माइनस कर दूं तो क्या मुझे स्टार्टिंग से उसकी रैंक मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे करा कि 25 मुझे पता चल चुका है कि ओवरऑल मेरे पास में 25 डिजिट्स हैं, तो मैंने लास्ट में से 11 टर्म निकालने के लिए लास्ट की जो 10 टर्म्स थी उनको माइनस कर दिया। तो स्टार्टिंग से मेरे पास जो टर्म्स बची वो बची 15, यानी कि अब मुझे पता है कि जो लास्ट से 11 टर्म थी वही हमारी 15 टर्म है स्टार्टिंग से। ठीक है, अब मुझे ये पता चल चुका है कि जो हमारी लास्ट से 11 टर्म है वो हमारी स्टार्टिंग से 15th टर्म है। तो क्या मैं 15th टर्म निकाल सकती हूँ? बहुत इजीली निकाल सकती हूँ, मुझे ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने 15 टर्म को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि ये चीज मैंने यहाँ पे क्या समझाई है। और अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वैसे तो इसी तरीके से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस और करेंगे जहां हम लोगों को स्टार्टिंग से और लास्ट तक और लास्ट से भी अगर हम चलें तो उस टर्म की जो भी मेन टर्म है जिस नंबर पे वो टर्म आ रही है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेट वे और बताती हूँ आपको। अल्टरनेट वे क्या हो सकता है कि ये जो एपी हमें गिवन है यहाँ पे,
10, 7, 4 और -62। इसको मैं क्या करती हूँ, उल्टा लिख देती हूँ। माइनस का 62, 4, 7 और 12, यही है ना, 4, 7 और 10। इसको मैं लिख देती हूँ उल्टा। इससे क्या होगा ना कि हम लोगों को ये जो माइनस करके हमने निकाला, ये नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को आगे से 11 टर्म हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। पीछे से 11 टर्म निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है माइनस कर कर आके, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमें स्टार्टिंग से बताता है, पीछे से नहीं बताता। ठीक है, तो स्टार्टिंग से 11 टर्म निकालने के लिए अब हम लोग बहुत इजीली 11 टर्म निकाल सकते हैं। अब हमें ये पता है कि ये एपी तो बन रहा है ना, क्योंकि डिफरेंस वही रहेगा, डिफरेंस सबका कॉमन रहेगा। इसमें हम लोगों को ए जो है वो भी पता है, ए क्या है हमारा 62, डिफरेंस हमारा क्या है, अगर यहाँ के अगले डिजिट नहीं पता तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए -a-1 और ये an, तो an में से माइनस कर देंगे an-1 को। एक पहले वाले डिजिट को ही तो माइनस करना होता है ना, तो 10 में से अगर मैंने 7 को माइनस करा तो मुझे जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 3 का। ठीक है, तो अब क्या मैं यहां से 11 टर्म फाइंड आउट कर सकती हूँ? चलिए देखते हैं करके कि क्या मुझे सेम डिजिट में सेम आंसर मिल रहा है। तो 10 में से जब मैंने 7 माइनस करा तो मुझे मिला 3। ए मुझे पता है माइनस का 62, और क्या मुझे ए एन की वैल्यू पता है? ए एन की वैल्यू है 10, तो ए की वैल्यू हो गई माइनस का 62, डी की वैल्यू हो गई 3 और ए एन की वैल्यू हो गई 10। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है 11th नंबर। 11th नंबर फाइंड आउट करना है, तो ए एन जो है वो 10 नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पर हम लोगों को एन की वैल्यू A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए एन जो है वो 10 नहीं लेंगे। A11 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, a प्लस n-1 d, और A11 कितना हो जाएगा, A11 फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 62 प्लस 10-1 d, यानी कि माइनस का 62 प्लस 9d, और d की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का 62 27। तो क्या मैं 62 में से 27 को माइनस करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कितना बचा 5, 35, वो भी किसका, माइनस का। तो क्या मुझे माइनस का क्या क्या चीज गड़बड़ हुई, तो 11 नहीं 10, 10 है ना, 11 निकाला है ना, 11-1 मैंने डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा 10d। यानी कि 10-1 करेंगे ना, 11-1 करेंगे तो हमें मिलेगा 10। ठीक है, मैंने डायरेक्टली 10 लिख दिया वहां पे, तो 10-d यानी कि 10, ये हो जाएगा 30, और जब मैं 30 में से 62 को माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा कितना, 32, वो भी किसका, माइनस का। तो क्या मैं यहां से डायरेक्टली A11 की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रही हूँ, माइनस का 32। ठीक है, तो एक अल्टरनेट वे ये भी हो सकता है कि हम AP को अपोजिट मान लें, जो हमारा लास्ट टर्म है उसे हम फर्स्ट टर्म मान लें, और उल्टी AP से 11 जो टर्म है, क्योंकि हमें लास्ट वाली टर्म से निकालना है, यानी कि -62 से हमें निकालना है, तो उससे हम लोग 11 टर्म को फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है तो आप इस वाले मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं, इससे भी हमें सेम आंसर देखने को मिलेगा। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फिर हम लोगों को अपना हमारी जो AP है उसे चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला वे, और एक हो गया ये जो यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले वे से इससे फाइंड आउट किया। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इजी वे है। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करा, ये लास्ट में से 11th निकाला, स्टार्टिंग में से 15 निकाला, बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो लास्ट वाला मेथड मैंने आपको बताया है इसके अंदर एपी को चेंज करना ध्यान रखिएगा, सेम एपी से ये आंसर नहीं आएगा। ओके, देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए इसे रीड आउट करते हैं। अ सम ऑफ ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? क्या ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट से, क्या ये एपी बनाते हैं? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ओके, ये कह रहा है अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे गिवन है वो है ₹1000। ठीक है, और रेट हमें क्या दी हुई है, 8%। और क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के एंड में हम लोगों को कितना सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं, जो हम लोगों ने बचपन से फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। क्या, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। क्या ये फॉर्मूला आप सभी को आता है? ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना होगा, लिख लेते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 1000 इंटू टाइम हो गया फर्स्ट ईयर 1 साल, और रेट हमारी है 8 हमें गिवन है, अपॉन 100। ठीक है, तो ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे, यहाँ पे बचा 80। तो फर्स्ट ईयर का आ गया 80। नाउ फॉर सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा, साल हो जाएंगे 2, रेट वही रहेगी अपॉन 100। आप 100 से 2 जीरोस कट हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा 8 टू द 16 और 160। ठीक है, दो टर्म्स मिल चुकी है, एक टर्म और निकाल लेते हैं। थर्ड ईयर के लिए रेट हमारी वही रहेगी, साल हो गए 3, और रेट हमारी वही रहेगी 7 अपॉन 100, 24, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 240। अब हम लोगों को यहाँ पे 3 टर्म्स मिल चुकी हैं 3 साल की। कौन कौन सी टर्म्स जो हमें मिली है वो है 80, 160, 240, और अगर मैं आगे और ईयर्स तक निकालती तो हम लोगों को आगे और टर्म्स मिल जाती। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, डज दीज इंटरेस्ट फॉर्म एपी? क्या ये जो हमने इंटरेस्ट निकाला है ये एपी बना रहा है? तो पहले ये चेक करते हैं चलिए कि क्या ये एपी बना रहा भी है या नहीं। तो यहाँ पर कोई एपी बन रही है या नहीं, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? सेम चीज हम लोग कर चुके हैं,
कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम डिफरेंस के साथ में आगे बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे एपी का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। यानी कि D1 जो है वो कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो क्या मिलेगा हमें, 160 माइनस 80। तो पहला डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 80 का। ठीक है, नाउ D2 यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। यानी कि 240 में से अगर मैं 160 को माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से 80। यानी कि जो दोनों डिफरेंस हमें देखने को मिल रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 80। हियर कॉमन डिफरेंस इज 80। यानी हमारा जो d की वैल्यू है वो हो गई 80। सो इट फॉर्म्स AP। ठीक है, यहाँ पे AP का फॉर्मेशन हो रहा है और AP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ सो, अगर बन रहा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर। अब हम लोगों को क्या करना है कि 30th ईयर का जो मेकिंग यूज दिस फैक्ट, इस फैक्ट को यूज करते हुए हम लोगों को 30th ईयर का फाइंड आउट करना है। तो 30th ईयर का फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, AP हम लोगों को मिल चुकी है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हमें पता है। नाउ ये हो गई फर्स्ट ईयर की, ये हो गई सेकेंड ईयर की, ये हो गई थर्ड ईयर की। इस तरीके से क्या मैं 30th ईयर की निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ए एन वाले फॉर्मूले से, जहां पर एन हमारा क्या होगा 30, है ना। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है A30 की वैल्यू, और जहां पर हम लोगों को A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू क्या है 80। अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू दिस AP वर्क करना है। ठीक है, फॉर्मूला जो था वो सिर्फ AP फाइंड आउट करने तक था, जो क्वेश्चन था वो सिर्फ AP फाइंड आउट करने तक के लिए था। उसके बाद में हम लोगों को फॉर्मूले से आगे जो 30 टर्म है वो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है बाय यूजिंग दिस फैक्ट, इस फैक्ट को यूज करते हुए। और फैक्ट हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे AP बन रहा है, यानी कि, और वो AP का क्या है, ये है AP हमारा 80, 160, 240। तो जो हमारा A है वो हो गया 80, A30 की फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू हमें पता है, D हमने कितना निकाला था वो भी 80 है, और N की वैल्यू हमें पता है कितना 30, क्योंकि 30 ईयर की निकालनी है ना। चलिए फॉर्मूला हम जानते हैं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। ओके, नाउ AN यानी कि A30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। A हमारे पास है 80, N हमारे पास में है 30 माइनस 1, और D हमारे पास में कितना है 80। ये हो गया 80 प्लस 240 माइनस 80। टू 2400। ठीक है, 2 जीरो है ना, 2 जीरो लग जाएंगे। तो जब 80 से प्लस के 80 से माइनस का 80 कट हो गया तो ये हुआ A30 इज इक्वल्स टू 2400, यानी कि 2400 जो है हमारी वो होगी हमारी 30th टर्म। यानी कि जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हम लोगों को जो 30th ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर, वो हमारा कितना होगा 240। यानी यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर इज 2400 आंसर। ओके, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्टार्टिंग से देखें। सिंपल इंटरेस्ट से कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो उसे लर्न कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है PTR अपॉन 100। ठीक है,
जहाँ पे P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमें 1000 गिवन है, T है हमारा टाइम कि हम लोगों को कितने टाइम पर इंटरेस्ट निकालना है, और साथ में रेट हमें गिवन है 8%। ठीक है, तो उससे की हेल्प से हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया। और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये चेक करना था कि क्या ये इंटरेस्ट एपी बना रहा है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया, क्योंकि अब तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से चेक करना आता है कि एपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो हम लोगों ने एपी के फॉर्मेशन को चेक करा कि क्या ये इंटरेस्ट एपी बन रहा है, कि ये जो एपी यहाँ पे बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एपी का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ए की वैल्यू हमें पता है, तो क्या हम लोग किसी भी और टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हमें कहा कि हमें 30th ईयर की वैल्यू निकालनी है। तो 30th ईयर के इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों ने इस एपी के अंदर 30th यानी कि A30 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग अवर फॉर्मूला, जो कि क्या है ये। ओके, तो होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10th। ये क्या कह रहा है, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोजेस प्लांट्स इन फर्स्ट रो। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर 23 रोजेस प्लांटेड है। प्लांट्स हैं, और 21 इन द सेकेंड। ओके, तो सेकेंड के अंदर हो गए 21 एंड 19 इन द थर्ड, और थर्ड रो में हो गए 19। तो क्या हमें यहाँ पे, और ये क्या कह रहा है, एंड सो ऑन। तो क्या हम लोगों को यहाँ पे कोई लिस्ट देखने को मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। पहली रो में 23, अगली रो में 21, उसके अगली रो में 19 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी ये सिर्फ लिस्ट है, हमें नहीं पता है कि क्या ये एपी है या नहीं। ठीक है, देयर आर 5 रोजेस प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो के अंदर 5 रोजेस हैं, प्लांट है। ठीक है, इन द लास्ट रो हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ फ्लावर बेड। तो हम लोगों को देखना है कि ओवरऑल कितनी जो रोज है वो इसके अंदर बन रही है। तो क्या ये एपी बन रही है? यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। हम लोगों को चेक करने के लिए तो बोला नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक बार हमारे लिए चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। इसका यहाँ पे एपी का फॉर्मेशन तो हो रहा है। अब एपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल कितनी, हाउ मैनी रोज आर इन द फ्लावर बेड, कितनी रोज इसके अंदर बन रही है। क्योंकि हम लोगों को लास्ट वाली रो पता है कि ये हमारी लास्ट रो है, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है वो वही ए एन की वैल्यू। ठीक है, और ये हो गई हमारी फर्स्ट रो यानी कि ए की वैल्यू, और साथ में हम लोगों को डिफरेंस इजीली पता है। डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, ये 2 कैसे आया पता है ना, A2 माइनस A1 करके, 23 माइनस 21 करके हम लोगों को 2 यहाँ पे मिल जाएगा। इसको लिख ही देती हूँ वरना कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि डायरेक्ट कैसे निकाल दिया। ये जो वैल्यू है ये हमारी A1 की वैल्यू है, A2 की, A3 की एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ जो हम लोगों को D की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी A2 माइनस A1 से। 21 में से माइनस करा 23 को तो हम लोगों को मिलेगा -2। ठीक है, -2 का बैक जाता जा रहा है ना, ये -2 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो जो हम लोगों को डी का वैल्यू मिला वो मिल रहा है -2। ओके, अच्छा, और लिख लिया। इस तरीके से लिख कर ही चेक करना वरना साइन की दिक्कत हो सकती है, साइन की गड़बड़ हो जाएगी। तो डी की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, लास्ट टर्म हमें पता चल गया। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं ना कि हम लोगों को लास्ट तक जो रोज मिल रही है वो कितनी मिल रही है। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एन हमें पता है कितना है, 5। ए कितना है,
ए है हमारा 23, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितनी रोज हमें लास्ट तक देखने को मिल रही है, और डी की वैल्यू है हमारा -2, यानी कि 23 माइनस 2n प्लस 2 तो ये हो जाएगा, 2n को ले जाएंगे इस साइड, यानी कि 10। एन की जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 10, यानी कि जो लास्ट रो है हमारी वो कितने नंबर पर है, 10th नंबर पर। ठीक है, यानी कि हाउ मैनी रोज आर देयर इन अ फ्लोर बेड, तो ओवरऑल जो हमें जो रोज मिली वो कितनी मिली, 10th तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी हो गई, 10। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हुई? टोटल नंबर ऑफ रोज रोज हो गई 10, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता गया है बस वैसा वैसा लिखा है, बहुत इजी, लैंग्वेज भी बहुत इजी है, साफ साफ बोला है उसने। फर्स्ट रो 23 है, सेकंड में 19 है, सेकंड में 21 है, थर्ड में 19 है। ठीक है, और लास्ट रो का भी बेचारे ने नंबर दे दिया कितना, 5। जब लास्ट रो तक हमें पता है तो हम लोग बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि लास्ट वाला जो टर्म है वो कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इजीली हम लोगों ने इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया है कि हमारा जो n है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 तक। कल हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 की स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं, इन सभी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये जो हमारा फॉर्मूला है ए एन वाला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 5.2 जो है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स किए हैं और साथ में और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो उनके प्रैक्टिस ढंग से करके आइएगा। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इनमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।